हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। आज आप सभी को परिचय कराते हैं हम अपने प्रिय मित्र रोहित दुबे से, जिनका सिलेक्शन 2016 में जो यूपीएसआई की भर्ती दरोगा की भर्ती आई थी उसमें हुआ है। इनका हाल ही में सिलेक्शन भी हुआ है। तो आज आप सभी को हम परिचय इनसे कराएंगे और ये भी बताएंगे कि प्रक्रिया के बारे में ये बताएंगे, और जो कुछ क्वेश्चन और है आप सभी का उसके बारे में ये आपको परिचय देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं पहला क्वेश्चन इनसे करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने सबसे पहले अगर जब इनका सिलेक्शन हुआ है तो उसमें ये बताएंगे कि इनको कैसा लग रहा है या कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। महसूस करने का देखा जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ में थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि एक जिम्मेदारी आ रही है, लोगों की जिम्मेदारी होगी, इसलिए डर का अनुभव मतलब कहीं ना कहीं ये डर महसूस हो रहा है कि हम उस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सोच के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ सिलेक्शन हुआ है और अच्छा पोस्ट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन डर इस बात का है क्या हम उस चीज़ पे खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। जी बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज़ अगला बताइए आप क्वेश्चन कि सबसे पहले जब आपको रिजल्ट का पता चला तो कैसे पता चला, आपको किसने बताया आपको रिजल्ट, और ये भी साथ साथ में बताइए कि आपको जब रिजल्ट पता चल गया तो आप सबसे पहले किसको बताए, तो वो जरूर बताइए। तो सबसे पहले रिजल्ट का कैसे पता चला आपको वो बताइए। रिजल्ट हमारा आया था 28 फरवरी जी में, और उस रात के 8 बजे के अप्रॉक्स में हम उस वक्त दोस्तों के साथ ही थे और दोस्त के साथ वही मिल के घर पे आ रहे थे। ऑन द वे थे, आते वक्त कॉल आया, मित्र का ही तब कॉल था, कॉल आया, उसने बताया कि रिज़ल्ट आ गया है और चेक किया। हम बोले नहीं अभी तो कुछ नहीं पता है। तो फिर जस्ट मैंने वेबसाइट खोली और डाउनलोड किया रिज़ल्ट। डाउनलोड करने के बाद इतनी हड़बड़ाहट थी, जल्दबाजी में मैंने अपना नाम टाइप किया रोहित, पूरा नाम भी नहीं टाइप किया रोहित दुबे, बस नाम टाइप किया रोहित। रोहित से करीब करीब 5-6 लोग थे, तो मैं स्किप करता गया और फिर लास्ट में पता ही नहीं चला मैंने अपना नाम कब स्किप कर दिया। मुझे लगा कहीं ना कहीं डर था या जो भी था, और दिखा नहीं मेरा खुद का नाम। उसके बाद फिर मैंने दोबारा चेक किया तो फिर मुझे रोहित दुबे दिखा। उसके बाद फिर मैं रोल नंबर निकाला, रोल नंबर निकाल के रोल नंबर मैच किया, और जस्ट जाने के बाद अंदर ही मतलब मार्केट से आ ही रहे थे, अंदर घुसे, सबसे सामने मम्मी थी तो मम्मी को सबसे पहले बताया। अच्छा, मम्मी को। उसके बाद फिर पूरी फैमिली को धीरे धीरे पता चला। तो ऐसा ही कुछ था। और आपको बता दें कि इन्होंने उत्तर प्रदेश दरोगा में 915वां स्थान हासिल किया दोस्तों, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ये गर्व की बात है, और हम सभी के लिए तो गर्व की बात है ही। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इनका कुछ पूछते हैं कि आपने क्या कभी सोचा था इसके पहले दरोगा बनना, या ऐसे ही फॉर्म आया आपने भर दिया, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहते थे। आपकी कुछ प्लानिंग क्या थी, कुछ ऐसे बताइए। देखिए, प्लानिंग बहुत विशेष मेरी नहीं रही। सबसे पहले क्या है, मध्यम वर्गीय परिवार से था तो फाइनेंशियल क्राइसिस से हमेशा रहा है, वो तो रहता है। और साथ में ये था कि मैं डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, और 13 में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ और कैंपस प्लेसमेंट हुआ। साथ में मैं जॉब करने चला गया। जब कहाँ कर रहे थे? जॉब मैंने 6 महीने चेन्नई में किया है। उसके बाद दिल्ली में आके मैं मारुति सुजुकी प्लांट में जॉब किया, और वहीं था उसी वक्त। प्राइवेट की स्थिति देख के मुझे इस तरफ आकर्षण हुआ कि मुझे तैयारी करनी चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए। तो जॉब करने के ही वक्त मैं 1-2 फॉर्म भरा, उसमें लगा, और एग्ज़ाम के बहुत करीब जाके बाहर हुआ, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। और वहीं से 2016 में जब मैं दिल्ली था तो उसी वक्त इसका फॉर्म आया, सब इंस्पेक्टर, यूपी सब इंस्पेक्टर का। और फॉर्म आया तो फॉर्म उस वक्त आया, चूँकि डायरेक्ट एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ा पोस्ट है, उसके लिए मैं प्रिपेयर था नहीं बिल्कुल भी। तो ये हुआ कि कॉल आया, दोस्तों का भी कॉल आया कि भरना है या नहीं भरना है, तो उस वक्त मैंने सीधे देना ही कर दिया, नहीं मुझे नहीं भरना है बिल्कुल भी। तो ये हुआ कि चलो कोई नहीं, जैसे तैयारी तो बहुत विशेष थी नहीं और जॉब भी कर रहा था साथ में, तो ये हुआ कि भर दिया जाए। तो हम भी बोले ठीक है, तुम लोग भर रहे हो तो भर देते हैं, घूमने चला जाएगा कहीं भी जहाँ भी एग्ज़ाम जाएगा। और जनरली उसमें एग्जामिनेशन सेंटर में गोरखपुर था नहीं, तो जहाँ भी जाता तो घूमने। अच्छा, हमने सुना था कि आपका जो फॉर्म जो आपने भरा था वो आपने फॉर्म भी अपने पैसे का इस वजह से नहीं भरा था कि आपको ये लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा,
तो वो उसके बारे में जरा जरूर आप वही बताइए, मैं क्या बताया हुआ ना, था? हुआ एक्चुअली क्या, दोस्त का कॉल आया कि फॉर्म भरना है कि नहीं। हम कहें देखिए अभी तैयारी तो बिल्कुल है नहीं मेरी, और कहीं ना कहीं 400 रुपये जो जा रहे हैं वो मुझे ऐसे बर्बाद होते हुए दिख रहे थे। तो इसलिए मैं फॉर्म नहीं भरना चाहता था। तो फाइनली फ्रेंड ने बोला कि अरे भर दो और चला जाएगा, जहाँ भी जाएगा सेंटर एक बार घूम लिया जाएगा। तो इस वजह से मैं लेकिन फिर भी पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मेरा एक मित्र है, उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम पेमेंट कर दे रहे हैं लेकिन फॉर्म भरना है। तो उसने डिटेल मांगा और वही मेरा फॉर्म भी फिल किया। हम कुछ नहीं किया, वही सारा डिटेल उसको दिए और डिटेल करने के बाद फॉर्म भी उसने फिल किया, सबमिट भी किया और फिर बताया कि आपका फॉर्म फिल हुआ। तो इस तरह से कुछ रहा। अच्छा, ठीक। यानी ये समझ लीजिए आज आपके सामने जो एसआई रोहित दुबे नज़र आ रहे हैं, इनका जो फॉर्म है इनके एक दोस्त ने भर दिया था, और ये भी इस वजह से भर दिए थे कि अच्छा चलते हैं घूमने चल देते हैं। लेकिन दोस्तों बाद में इन्होंने मेहनत किया, ठीक है, उसके बारे में भी आगे बताएंगे कि पेपर कैंसिल हुआ था, क्या हुआ था, आगे की प्रक्रिया बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे व्यूअर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कुछ आपके बारे में, अपने बारे में कुछ इन्हें बताएं कि आपकी स्थिति क्या थी, आपके घर की कंडीशन क्या थी, कुछ ऐसा बताएं। तो बताइए। देखिए, जैसा कि मध्यम वर्गीय परिवार से रहा, फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा से रहा घर पे। तो मैं यहाँ मुरारी इंटर कॉलेज से मैंने 10+2 कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद ये ग्रेजुएशन करने के लिए दिमाग में था, साथ में डिप्लोमा का फॉर्म आया था पॉलिटेक्निक का, तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भी डाला हुआ था। तो पॉलिटेक्निक में मेरा सिलेक्शन हुआ। पॉलिटेक्निक मैंने किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर से, और 3 साल का पॉलिटेक्निक कंप्लीट होने के बाद साथ में कैंपस प्लेसमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से दूर होने के लिए और ये सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से मैंने जॉब पकड़ी, जॉब किया। जॉब करते वक्त भी एहसास हुआ कि प्राइवेट में क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ मेरा बिल्कुल भी रुझान नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, ऐसा कुछ करना है। शुरू से बेसिकली हम लोग के दिमाग में क्या है, अब हम बता रहे हैं आपको 2010 की बात। 2010 में इंजीनियरिंग एक पैशन होता था लोगों का। हाँ जी। तो अब डिप्लोमा करके जूनियर इंजीनियर कहलाने का मेरा भी पैशन ही था उस वक्त, उस समय था। तो डिप्लोमा किया, फिर जूनियर इंजीनियरिंग का फॉर्म मतलब प्लेसमेंट हुआ। साथ में मैंने सोचा बीटेक करते हैं, बीटेक करने के लिए फॉर्म भी अप्लाई किया। UP SSC से लेटरल एंट्री के थ्रू मैं फॉर्म अप्लाई किया, और फॉर्म में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता, उम्मीद थी। लेकिन एक्चुअली क्या है, उस वक्त फ़ीस जो थी और सारी चीज़ें जानकारी थी नहीं कि स्कॉलरशिप मिलती है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर सारा पता नहीं था। तो इसलिए, और पैसा क्या है, फ़ीस उस समय ज़्यादा लगता था, करीब 50-60,000 के अप्रॉक्स लगता। तो फैमिली वालों ने भी अलाउ नहीं किया, और उस प्लान को मैंने कैंसिल करते हुए फिर सीधे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब पकड़ लिया मैंने। और जॉब पकड़ने के बाद फिर मैं 2016 तक जॉब किया लगातार। उसी बीच में एक फॉर्म आया था सीआरपीएफ का फॉर्म आया था, और ये मिनिस्ट्रियल ग्रेड का फॉर्म था। मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई किया उस एग्ज़ाम को। टाइपिंग था उसमें, स्टेनो की टाइपिंग थी, स्टेनो था। तो स्टेनो की प्रिपरेशन तो थी नहीं, बिल्कुल भी अननोन था उस चीज़ से। सोचा प्रयास किया जाए स्टेनो करने का, लेकिन विदिन 1 मंथ उसका टेस्ट होना था स्टेनो का। तो इस चीज़ को लेके फिर स्टेनो हुआ नहीं, वहाँ गया मतलब स्टेनो का एज ए टेस्ट देने गया, हुआ नहीं। फाइनली घर से ये हुआ कि देखो अब निकल रहा है, यदि ऐसा कुछ है, तुमको लगता है तुम कर सकते हो तो तैयारी करके देख लो। और मेरे सीनियर्स भी थे जो प्राइवेट जॉब कर रहा था मारुति में, उन्होंने भी बोला कि देखो रोहित, अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, और एज एक बार निकल गया तो फिर ये प्राइवेट जॉब तो पूरी ज़िंदगी करनी है। एज एक बार निकल गया तो फिर ये चीज़ वापस नहीं आ सकता, अभी किसी भी तरीके से कर लो। तो मैं उस वक्त रिज़ाइन किया। करीब आपको बता रहा हूँ, इसका 16 का फॉर्म आया था जुलाई में, सब इंस्पेक्टर का। और फिर मैं रिज़ाइन करके दिसंबर के आसपास, 16 नहीं दिसंबर के आसपास, एज ए 2017 स्टार्ट हुआ। उसी वक्त मैं घर पे आ गया था रिज़ाइन करके। घर पे आया तो फिर प्रिपरेशन करने के लिए चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की, और फिर कोचिंग का भी देख रहा था 1-2 जगह। साथ में अपना फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, इसकी वजह से मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों को। और आप तो रहे ही हैं साथ में हमेशा, आपने मेरा पूरा मार्गदर्शन किया है। हम लोगों ने साथ में कोचिंग पढ़ा है,
करीब 4 से 5 साल साथ में। आपके साथ 4-5 साल कोचिंग पढ़ा है, जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल नहीं रहा। अपनी चीज़ें बुक से लेके A to Z जो भी था मैं कर सका अपने लिए, तो उस तरह से घर से भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आया। काफ़ी मेहनती रहे थे ये पहले से ही। अच्छा हाँ, आपको हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जो इस समय हमें देख रहे हैं, इनका एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उनका ये खुद बताएंगे कि इनका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, कि हाई स्कूल में इन्होंने कितना पाया, इंटर में कितना पाया, ग्रेजुएशन में इनका कितना मार्क है। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो ये सब परीक्षा निकालते हैं, जो दरोगा बन जाते हैं या PCS क्वालिफाई कर लेते हैं, जो भी चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि कोई बहुत बड़े लोग होते हैं, इसका मतलब है कि 70%, 80%, 90% पाने वाले ही लोग कर पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक बार में आपको ये संक्षिप्त तरीके से बताएंगे कि इनका हाई स्कूल में, इंटर में और ग्रेजुएशन में क्या इनका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है। एकेडमिक रिकॉर्ड की बात की जाए तो बहुत अच्छा नहीं रहा है परफॉर्मेंस मेरा हर वक्त का। और जैसे हाई स्कूल में आपका क्या था? 50+ हमेशा रहा है, 50% से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, 50+ ही रहा। यहाँ तक कि 60+ भी नहीं कह सकते हैं। 72% पहली बार मैंने 60 का बॉर्डर क्रॉस किया, 72%, वो भी डिप्लोमा में। तो इस तरह से रहा। रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था, एवरेज स्टूडेंट रहा मैं हमेशा से। लेकिन एक चीज़ रहा कि लगे रहना हमेशा से आदत थी, और उसी वजह से हमको जो भी आज जहाँ भी हैं, तो कहीं ना कहीं उसी का फ़ायदा है कि हम लगे रहें, इसी चीज़ का है। तो आप लोगों ने जाना कि इन्होंने क्या डिप्लोमा किया, पहले इंटर 10+2 के बाद से इन्होंने डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा के बाद से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, और उसी समय ये फॉर्म आया और इन्होंने भरा और ये निकले। ठीक है, अब बताइए कि आपने ये बताया कि तैयारी जब शुरू करी तो उस समय आपको कुछ बाधाएं भी आई, कि ऐसे लगा कि नहीं नहीं ये तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्या है आपके दिमाग में? कुछ बाधाएं थी या नहीं थी, वो बताइए। तैयारी शुरू किया तो साथ में कोचिंग भी पढ़ाता था, तैयारी भी करता था। 1-2 अपने लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए पढ़ने के लिए। तो मेरा खुद का अनुभव ये रहा है, कोचिंग सेंटर आपको डायरेक्शन देता है। आपको बस ये बताया जा सकता है कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, क्या चीज़ें हैं, ये डायरेक्शन दिया जा सकता है। लेकिन वहाँ से आपका सिलेक्शन होना ना होना इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि आप कितनी ज़्यादा कोचिंग करते हो या कितनी अच्छी कोचिंग करते हो। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना इस बात पे निर्भर करता है आपको डायरेक्शन जो मिला, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप कितना काम करते हो। तो इस तरह से चीज़ें नहीं। और साथ में बाधाएं जो थी, बाधाओं की बात की जाए तो मैं 17 के अप्रॉक्स घर आया, 17, 18, 19 के अप्रॉक्स। 17 में घर आया, 18 में इसका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ। 18 लास्ट होते होते घर से ये अल्टीमेटम मिल चुका था, देखो बेटा अब नहीं हो रहा है कहीं कुछ, तो फिर से कहीं ना कहीं कुछ देखा जाए या फिर प्राइवेट जॉब की ही तरफ रुख किया जाए। इस तरह से तो ज़िंदगी चलेगी नहीं, मेरे भी दिमाग में था। तो 18 लास्ट मतलब ये कहीं ना कहीं था कि 19 में एनी हाउ कि निकल जाना है कहीं ना कहीं। तो उसी बीच में इसका एग्ज़ाम भी हुआ, दरोगा का, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी हुआ। तो एग्ज़ाम देते टाइम ही लगा कि हाँ ये निकल जाना चाहिए, और आंसर की भी इसका विदिन 15 डेज आ गया था। तो 15 डेज आ गया, आंसर की से भी लगा कि हाँ अच्छा मार्क्स है। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने 2011 का पूरा देखा था, एनालिसिस किया था खुद से। तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लगा हाँ मैं बहुत अच्छा किया इसमें और हो जाना चाहिए, उम्मीद पूरी थी हो जाना चाहिए। तो 2019 में रिज़ल्ट आया फरवरी में। तो 2 महीना वही किसी तरीके से पुशअप किया, एक्सटेंड किया, रिज़ल्ट आया, क्वालिफाई रहा। तो फिर ये प्लान पोस्टपोन हो गया कि हाँ प्राइवेट करना है, फिर गवर्नमेंट की ही तरफ रुख किया जाए। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि आपका और से भी कौन से हैं जो एग्ज़ाम आपका निकला है, वो भी जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर। तो देखिए एग्ज़ाम निकलने के लिए तो एग्ज़ाम तो काफ़ी निकला है, लेकिन रिज़ल्ट और फेलियर ज़्यादा है। आप निकलने का ये मत समझिए कितना निकला है, सबसे पहले हम कितने में फेल हुए हैं। जी मोर देन 100 एग्ज़ाम दिया और जिसमें फेल रहे हैं, बिल्कुल फेल रहे हैं। लेकिन ये है बस कंटिन्यूसली हम उस चीज़ के लिए लगे रहे हैं, ये रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है लाइफ का, फेलियर पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जितनी बार फेल हुए हैं, अपने आप को हम खुद फेल होने के वक्त आपको क्या करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना उस चीज़ से। आप फेल हो रहे हो तो फेल होने के बाद ठीक है, फाइन, फेल हुआ, सबको ही फेल होता है, अच्छे अच्छे लोग फेल होते हैं, हम भी फेल हुए, फाइन। आप खुद अपने आप को छोटी सी पार्टी दो, उसको सेलिब्रेट करो, फेल होने को भी सेलिब्रेट करो। आप सेलिब्रेट करने के बाद बस आप पॉइंट आउट करो
कि कहाँ कमी रही, क्या क्या चीज़ कमी रही, इस चीज़ को पॉइंट आउट करने के बाद आप उस पे काम करना स्टार्ट करो। इस तरह से कमियां दूर होंगी। आप कोई भी छोटा काम करते हो, यदि गलती होती है तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हो, तो उसी तरीके से प्रिपरेशन में भी आपको यही करना है। उस पॉइंट को पॉइंट आउट करते हुए आप उन कमियों को दूर करो। बिल्कुल। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद कि ये क्या कर रहे हैं कि फेलियर भी एक लाइफ का पार्ट है, जहाँ पर हमें ये सिखाता है कि हम आगे क्या करेंगे, हमारे आगे की रणनीति क्या होगी। ठीक है ना। आप सब सुने होंगे ना कि शेर अगर 2 कदम पीछे जाता है तो डरता नहीं है, बल्कि वो शिकार जो करने वाला वो खतरनाक करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कुछ ये बताएं कि आपका रैंक, तो रैंक तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इनको एक खुशी मिली होगी कि हमारा जो रैंक आया, तो ये रैंक के बारे में बताएं और कुछ अपने नंबर के बारे में बताएं कि इनका नंबर क्या था और रैंक क्या थी, तो इसके बारे में कुछ बताएं। और रैंक 915 थी, 915 रैंक था मेरा। और मार्क्स की बात की जाए तो 257 के अप्रॉक्स मार्क्स थे, 257 पॉइंट समथिंग था। और यही रहा रिज़ल्ट जब आया तो पता चला कहीं ना कहीं, और लगा और अच्छा कर सकते थे, लेकिन जो हुआ बढ़िया हुआ है। जी बिल्कुल। और ये ज़रा बताइए कि आपका ट्रेनिंग कहाँ हुआ था और ज्वाइनिंग आपका कहाँ हुआ है, ये बताइए। तो सबसे पहले आप बताइए ट्रेनिंग कहाँ हुआ था आपका। ट्रेनिंग तो पीटीसी सीतापुर है आपका, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर में ही सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है। सीतापुर में ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर की 4 जगह होती है यूपी में पूरा। मुरादाबाद होता है, मेरठ होता है, उन्नाव होता है, सीतापुर होता है। और लड़कियों की ट्रेनिंग कहाँ होती है? लड़कियों की ट्रेनिंग मेरठ हुई है इस बार 16 वाले बैच में। अच्छा, 2016 का बैच। हाँ, अलग अलग होता है। हाँ, साथ में आपका प्लाटून कमांडर एक पोस्ट होता है पीएसी में इसमें। हाँ। तो प्लाटून कमांडर की ट्रेनिंग यहीं सीतापुर में ही होती है, आपका पीएसी कैंप है उसमें होता है। और फायर डिपार्टमेंट का है एफएसएसओ करके एक पोस्ट है। हाँ। तो उसमें उसकी ट्रेनिंग होती है उन्नाव में, एफएसएसओ का ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ उनकी ट्रेनिंग हुई है। टोटल हम लोग 2486 स्टूडेंट थे और सभी ने अपने अपने जगह पे ट्रेनिंग की। 19 और 20 का बैच हमारा ट्रेनिंग का रहा, 2019 टू 2020। और 20 में करीब जून के बाद आपको हम बताते हैं कि पेशेंस कितनी बड़ी चीज़ होती है। हम लोगों की ट्रेनिंग 19 में हुई, 23 जून 2019 से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई जी। और करीब 28 जून 2020 में ट्रेनिंग ख़त्म हुई। ख़त्म होने के बाद एक्चुअली क्या था, हम लोगों का कोर्ट केस चल रहा था इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि ऑर्डर नहीं आया हुआ था, जिसकी वजह से हम लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को घर बैठाया गया। तो ये बड़ा क्रूशियल टाइम रहा हम लोगों के लिए। पेशेंस रखना पड़ा, सारी चीज़ें करनी पड़ी, साथ में बुक से लगे हुए रहना पड़ा, सब कुछ था। आगे का भी देखना पड़ा कि क्या होगा आगे। कोर्ट केस हो गया था, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो ये आपने बताया। और ज्वाइनिंग कहाँ हुई फाइनली, ये बता दीजिए, ज्वाइनिंग आपकी कहाँ हुई है? फाइनली ज्वाइनिंग का तो अभी बनारस में हुआ है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। बनारस में इनका ज्वाइनिंग हुआ है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी बात है। ये गोरखपुर के हैं और गोरखपुर कहा जाता है ना सीएम सिटी, तो सीएम सिटी से इनका पीएम सिटी में हुआ है। नहीं, जो बाबा गोरक्षनाथ के शहर से हम बाबा विश्वनाथ के शहर से में गए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा बस महादेव की कृपा रही है, इन पर महादेव की कृपा रही और ये महादेव नगरी में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बताइए कि जो इस बार के जो यूपीएसआई के जो बच्चे हैं, यूपीएसआई जो एग्ज़ाम दिए हैं 2021 का, तो ये क्या करें? ये जैसे इनका अभी आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट भी इनका अभी नहीं आया है, आंसर की आ गया है, तो इनके लिए कुछ संदेश कि ये क्या करें, फिजिकल बनाए कि ना बनाएं। और कट ऑफ के बारे में तो बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जा करके यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, यहाँ का वीडियो वहाँ का वीडियो, तो उसके बारे में आप कुछ क्या बताएंगे इनके लिए? तो फाइनली इनको कुछ बताइए। देखिए, 21 के जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जिनका मार्क्स एक मतलब अच्छा मार्क्स लगता है, उनको खुद एहसास होगा इस चीज़ का, मेरा मार्क्स अच्छा है। देखिए, कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो उसको पता होता है कि सफिशिएंट है या नहीं है। जी बिल्कुल। ये आप खुद को धोखा देते हैं कि आपको नहीं पता है या आपको क्या लग रहा है, सस्पेंस में है। फाइन, कोई बात नहीं है। आप एक प्रॉपर मार्क्स यदि सफिशिएंट आपको लगता है तो आप अपनी आगे की तैयारी कीजिए, एज रनिंग कीजिए। देखिए, इतने ज़्यादा पेपर हुए हैं, आपका शिफ्ट काफ़ी शिफ्ट हुआ है, मोर देन 50+ शिफ्ट में पेपर हुए हैं। लगभग 1 महीने में पेपर हुआ है।
कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा इजी था, अभी नॉर्मलाइजेशन भी मैटर करेगा। जी, तो बिल्कुल। इसलिए निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एज ए फाइन आप रनिंग कर रहे हैं, जी। नहीं होगा फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आपका हेल्थ एज ए हेल्थ इश्यू समझ लीजिए उसको, हेल्थ आपका अच्छा होगा, लेकिन आप लगे रहिए बिल्कुल भी। ऐसा ना हो कि अचानक से और आप रनिंग और ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ है कि आप 10 दिन में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो लगे रहिए। कुल मिला के आपको कितना दिन लगभग लगा था रेस बनाने में? देखिए रनिंग का आप भी इसके पहले कभी रनिंग नहीं किए थे? सच्चाई बताए तो हम बिल्कुल कभी रनिंग नहीं किया। क्या है, मिडिल क्लास फैमिली की हमेशा से एक प्रॉब्लम ये रही है, वो बच्चों को क्या सिखाते हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं देखो बेटा आप 8th क्लास में रहेंगे, 6th क्लास में, 10th क्लास में रहेंगे, आर्ट मत पढ़ो आप, और ये क्रिएटिविटी मत करो, ये चीज़ें से दूर रखते हैं। आप मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, साइंस पढ़ो, यही सारी चीज़ें बताई जाती है, यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आप रनिंग ना करो, ये सारी चीज़ें कोई नहीं कहता है कि आप ऐसे करना है आपको। क्या है उनकी भी गलती बिल्कुल नहीं है, वो मिडिल क्लास है, वो फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को कि कहीं ना कहीं बस इसका ये हो छोटी सी जॉब लग जाए, कोई भी एक जॉब लग जाए, कोई एक जॉब लग जाए, प्राइवेट जॉब ही लग जाए, सेटल थोड़ा सा जो हो जाए, इसकी चिंता उन्हें भी लगी रहती है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ना सोचिए। आपका मार्क्स अच्छा है, आपको लगता है, तो आप उसको आगे की प्रिपरेशन करते रहिए, साथ में अपना नहीं होगा फाइन। हम बताएं ना, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेलियर को आप जश्न की तरह सेलिब्रेट कीजिए। फेल नहीं होंगे तो आप सीखेंगे नहीं, ये मेरा मानना है, और हमको जहाँ तक लगता है सबका यही मानना होता है। फेलियर लाइफ का हिस्सा लोग है। हैं जो फेल हुए हैं उसके बाद से ही पास हुए हैं। कोई डायरेक्ट सीढ़ी पे, छत पे नहीं चढ़ता है, पहले सीढ़ी ही चढ़नी पड़ती है और कई बार गिरते हैं, आप सीखते हैं। कुछ अब आप बता दीजिए कि ट्रेनिंग के बारे में बता दीजिए और कुछ प्रक्रिया बता दीजिए। उसे जानने के लिए तो अधिकतर जानते हैं लोग कि कैसे यूपीएससी में सिलेक्शन है, लेकिन एक बता दीजिए जनरल वे में कि इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, और ट्रेनिंग के बारे में कुछ बता दीजिए कि कितने दिन का ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग में अलाउंस क्या होता है, कुछ ऐसा उसके बारे में अगर बता पाएँ तो आप बता दीजिए। देखिए ट्रेनिंग की प्रक्रिया प्रोसेस क्या है, आप फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी रनिंग होगी, और रनिंग क्वालिफाई करने एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर DVPST होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है, ये सारी चीज़ें वो मैच करते हैं। उसके बाद आपकी रनिंग होती है, रनिंग होने के बाद फाइनल लिस्ट आता है, फाइनल लिस्ट आने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल का सबसे अच्छा आपको लगता है कई लड़कों को, सर मेरा ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, सिंपल सी बात जान लीजिए, यदि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है मेडिकल में, यदि वो प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट करेगा, किसी काम को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो मेडिकल अनफिट माना जाएगा। यदि वो क्रिएट प्रॉब्लम नहीं करता, आपका हाथ टूटा हुआ है, कुछ भी है, आपको यदि प्रॉब्लम होती है टूटे हुए हाथ से, आप काम नहीं कर पाते हो, तो आप अनफिट हो। लेकिन आप कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिट हो उस चीज़ के लिए प्रॉपर तरीके से। मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद फिर आपको कॉल किया जाता है ट्रेनिंग के लिए, अलग अलग जगह ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, आपको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर, और ट्रेनिंग सेंटर जाने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, डेली ट्रेनिंग, जैसे मतलब जो भी होता है एज ए फोर्स की तरह, रूल एंड रेगुलेशन सिखाया जाता है, आपको रहना सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है, बिल्कुल नई लाइफ होती है, एंजॉय भी करते हैं आप उस चीज़ को बिल्कुल। और ट्रेनिंग का अलाउंस की जो बात है, तो अभी तक क्या था कि 3500 स्टाइपेंड मिलता है ट्रेनिंग में, महीने में। हाँ, महीने में, हर महीने 3500 रुपये आपको मिलेंगे स्टाइपेंड एज ए। आपको घर से ही खर्चा मंगाना पड़ेगा। खर्चा एक्चुअली होता क्या है, 3500 स्टाइपेंड मिलता है, तो खाने का और ये सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ ना कुछ घर से आपको लेना पड़ेगा। लेकिन और उसका बाद में मिल जाता है। हाँ, क्या है, अभी तक का जो प्रोसीजर रहा, अभी इससे पहले 2011 बैच के और उससे पहले बैच के लोगों को नहीं मिलती थी सैलरी, लेकिन अब क्या है, अब अलाउ किया गया है सैलरी देने के लिए। तो मे भी शायद आप लोगों को 3500 ना मिल के आपको पूरी सैलरी दी जाए। अच्छा, बेसिक जितना होता है आपका 35,400 आपका बेसिक है, तो वो पूरा आपको दिया जाए। और नहीं दिया जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि आपको 3500 रुपये दिए जाए, फिर बाद में आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको एक साथ दिया जाए। तो ये प्रक्रिया है सरकार की, जिस तरह से सरकार करती है, या आपका प्रशिक्षण निर्देशालय जिस तरह से करता है, जिस तरीके से।
और सैलरी के बारे में बता दीजिए लोगों को कि जब ज्वाइनिंग हो जाएगा आपकी तो सैलरी आपकी क्या होगी, एक अप्रॉक्स देखिए उसके बारे में जानना चाहते हैं। सैलरी की बात की जाए तो मैंने बताया 4200 ग्रेड पे है। ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आप गूगल भी करोगे तो आपको सैलरी 35,400 बेसिक होता है आपका। बेसिक में आपको HRA मिलता है, HRA सिटी के अकॉर्डिंग होता है, अलाउंस होता है, हाउस रेंटल अलाउंस होता है। उसके बाद आपको भत्ता मिलता है, खाने का मिलता है, पेट्रोल का मिलता है, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो सैलरी सफिशिएंट है, आप हैप्पी रहेंगे इस चीज़ से। कहीं ना कहीं एज एक प्रॉपर सैलरी बताई नहीं जा सकती है क्योंकि हर एक सिटी की अलग अलग सैलरी होती है, अलग अलग HRA होता है, अलग अलग भत्ता होता है, तो इसलिए प्रॉपर नहीं बताया जा सकता। लेकिन इतना है कि आप संतुष्ट रहेंगे। अच्छा, ये बता दीजिए, लोग कहते हैं कि इसमें ऊपरी कमाई बहुत है, पावर बहुत है, तो ये सब चीज़ें क्या है, या आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, वो जरा बताइए। देखिए, यदि आप ये कहेंगे कि पावर बहुत ज़्यादा है तो ये लगता है, जो सामने वाला देखता है उसको लगता है कि पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया में आ जाएंगे, आप इसके हिस्सा बन जाएंगे इस विभाग के, तब आपको पता चलेगा पावर है, लेकिन पावर आप कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से। ऐसा दुनिया में, पूरे भारत में, भारत संवैधानिक देश है, संविधान के अकॉर्डिंग काम होता है, लॉ है, IPC है, CRPC है, उसी के अंतर्गत आपको काम करना होता है। आप कुछ गलत नहीं कर सकते, आपको उसी के अंतर्गत, आपके भी सीनियर अधिकारी रहेंगे, आपको उसी के अंतर्गत रह के काम करना पड़ेगा। सामने वाले को दिखता है पावर है, लेकिन पावर के साथ आपके साथ जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपकी। तो वो ऊपरी कमाई करते हैं, ऊपरी कमाई की बात की जाए तो ये बिल्कुल निरर्थक है ऊपरी कमाई को लेके। यदि आप ये कमाने के सेंस से आते हैं तो हम कहेंगे आपके लिए ये विभाग बिल्कुल नहीं बना हुआ है। आप सेवा भाव से आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब जनरली हमेशा सर्विस, सेवा के करने के पर्पज से ही की जाती है। सेवा के ही पर्पज से आप आइए और आप दीजिए। आपको बल्कि एक अलग खुशी होगी जब आपके सामने आप किसी के लिए कुछ करेंगे, पब्लिक डीलिंग करेंगे, आपको इतना अच्छा है। सबसे बड़ी बात वही होती है, पब्लिक डीलिंग करना और सेवा भाव का जो अलग अनुभूति होती है ना, लोगों की परेशानियों को थोड़ा सॉल्व करना, और आप कर पाए तो कितना अच्छा लगता है। ऊपरी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कह दें, जो आपको वो आशीर्वाद देता है ना, उससे बड़ी कमाई कोई नहीं सकती है दुनिया में, और वही सबसे बड़ी ऊपरी कमाई हो सकती है। आशीर्वाद ऊपरी कमाई है, वही आप कह सकते हैं कमाई है। अच्छा, हमारे व्यूअर को आप ये बता दीजिए कि आपकी आगे की प्लानिंग भी है कुछ कि नहीं है। जैसे आप जॉब में आ गए हैं तो अब यहाँ पर आप संतुष्ट नज़र आ रहा है आपको कि भी आप और लड़ेंगे, अभी आपका कुछ और या सपना हो, आप छोटे रहे हो तो आप ये देखे होंगे कि नहीं मुझे ये चाहिए, वो बनना है, कुछ ऐसा बताइए। देखिए, मिडिल क्लास का व्यक्ति सपने नहीं देखता है, वो धीरे धीरे सपनों के साथ जीता है और उसको आगे बढ़ाता रहता है। तो मेरा भी यही है। हम मानव जीवन का, हम कहते हैं सबसे बड़ा हिस्सा ये होता है कि प्रगति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और वही करना भी है कि आगे बढ़ते रहना। अब ईश्वर की इच्छा, महादेव की कृपा जहाँ ले जाएंगे वहाँ तो करना ही है। तो बाकी अपना प्रयास हम 100%। आपका प्लानिंग है कुछ? हाँ बिल्कुल, अब देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं उस बारे में। अच्छा, ठीक है, चलिए अब बता दीजिए कि जो आने वाले एग्जाम हैं, जैसे बहुत से एग्जाम है, कांस्टेबल का हो गया, रेडियो ऑपरेटर का आप देख रहे होंगे भर्ती आया होगा, और से भी एग्जाम है, SSC का एग्जाम हो गया, ये कोई सा भी एग्जाम हुआ है, तो जो हम जैसी फैमिली होती है, जो मिडिल फैमिली होती है, मिडिल फैमिली में भी दो होते हैं, एक मिडिल फैमिली अपर होती है, एक मिडिल फैमिली लोअर होती है। हम लोग मिडिल फैमिली लोअर के हैं, तो उसमें जो लड़के तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उन्हें बताइए, जो इलाहाबाद में रह करके तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में आप देखे होंगे रह करके तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं, पटना में तैयारी कर रहे हैं, गोरखपुर में रह करके लड़के तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बताइए कि आप क्या सजेशन देंगे एग्जाम के पर्पज से, और वो कैसे हताश ना हो, निराश ना हो, इन सब चीज़ों से वो क्या करें, आगे की उनकी प्लानिंग क्या हो, वो जरा बताइए। देखिए, प्लानिंग का क्या है, तैयारी हमेशा, प्रिपरेशन जब आप करते हैं किसी भी चीज़ की तो 2 स्टेप में प्रिपरेशन करते हैं। पहला स्टेप ये होता है, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं रहती है तो आप शुरू किए और उसके बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, आपको चीज़ें जाननी समझनी होंगी, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी बुक है और बहुत सारे राइटर हैं, कौन सा परफेक्ट है आपके लिए, ये सारी चीज़ें आपको खोज के पढ़ के पहले एक तैयारी ये होता है।
आप पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरी तैयारी ये होती है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम की तैयारी, दूसरी तैयारी ये होती है जब आप एक बार सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, उसके बाद आपका सबसे बड़ी तैयारी यही होती है आप प्रैक्टिस कितना करते हो किसी चीज़ का। प्रैक्टिस और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस की बात बताएं तो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कितना करते हो वही आपको लोगों से अलग करता है। आपका फॉर्म कोई भी फॉर्म हो, कहा जाए 20 लाख 25 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, तो फॉर्म पढ़ना, अब उस 20-25 लाख में मान लीजिए 10,000 सीटें हैं, तो 10,000 सीटों में आना तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अलग यही एक ही चीज़ आपको कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ का, आप कितना तैयारी करते हैं, कितनी बुक से पढ़ते हैं, इस बात पर बिल्कुल नहीं करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आप जैसे आप कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या फिर कुछ भी स्टिक दे रहे हैं, स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें आप प्रैक्टिस तो किया, एनालिसिस उसको कितना अच्छे से किया। जैसे कोई एक चैप्टर का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपने एनालिसिस किया, प्रैक्टिस कर दिया, एक बार आपने पेपर दे दिया, 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप एनालिसिस कीजिए उस चीज़ का। आप पेपर देते हैं, पेपर देने में आप 2 घंटे टाइम लगाते हैं, तो एनालिसिस में हम कहते हैं आप 4 घंटे टाइम लगाना, लेकिन 4 घंटे टाइम लगाने के बाद आप एक एक क्वेश्चन पे एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको तुरंत उठाओ, तुरंत खत्म करो उस चीज़ को। यही परफेक्ट वे होता है, एज ए मेरा मानना है, और यही मेरा तरीका है, और यही हमको लगता है कि आपको बिल्कुल अलग करेगा लोगों से। और कैसे लोग हताश ना हो, निराश ना हो, इसके लिए जरूर बता दीजिए। हताश निराश होने की बात आजकल हम लड़कों से मिलते भी हैं और सुनते भी रहते हैं कि एग्ज़ाम दिए हैं और ऐसा हो नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो देखिए, हम कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन होने का मतलब नहीं है आप फेल हो रहे हो, तो हम बोले ना, आप फेल जब भी हो आप जश्न मनाओ उस चीज़ का, खुश हो उस चीज़ से कि हम फेल हुए। लेकिन फेल होने के बाद बस एक चीज़ कीजिए, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आप अपने आप को छोटी सी पार्टी दो। आप कहीं भी दे सकते हो, पार्टी देने का बिल्कुल तरीका अलग हो सकता है आपका, आप जाके कोई मिठाई खा सकते हो, ये आपका छोटा सा होता है तरीका, वो आपको पता करना है क्या है। आप अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए, खुद का मूल्यांकन करने का तरीका है भीड़ से बिल्कुल अलग निकलिए, कहीं जाके आधे घंटे अपनी ज़िंदगी के बारे में दीजिए, अपने बारे में सोचिए। आजकल हमारे साथ क्या है, हमारे साथ मोबाइल होने से या भीड़ होने से लोग अपना मूल्यांकन बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो आप अपना मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन करने के बाद जहाँ कमियाँ रह गई, आप देखिए, आप कहीं ना कहीं फेल हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, उस कमी को ढूंढिए, पॉइंट आउट कीजिए, पॉइंट आउट करने के बाद उसको आप दूर कीजिए, यही तरीका होता है। और फ्रस्ट्रेट बिल्कुल मत होइए, फेल होते हैं, जिंदगी का हिस्सा है फेल होना। और कहा भी जाता है हम अपने आप को हम ही मोटिवेट कर सकते हैं, अगर खुद को मोटिवेट करेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा दिन तक काम कर पाएंगे। कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो, आप सब कुछ करते हो, हाँ, कोई वो एक पल के लिए आपको डायरेक्शन देता है, दिशा देता है, लेकिन आप जब तक सेल्फ नहीं मेड करोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। तब तक नहीं कुछ कर सकते। अब हमारे व्यूअर को ये बताइए कि जो ये चैनल है, जिस माध्यम से ये लोग कुछ पढ़ पा रहे हैं या कुछ, तो इसमें हमें क्या और चेंजिंग करना चाहिए कि इनकी पढ़ाई को और बेहतर की जा सके, इस पर्पस से कुछ बताइए, और यहाँ बताइए, कैमरे के सामने बताइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये हमें हर जगह पर ये सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर आपकी कमियाँ हैं, वहाँ पर आपकी कमियाँ हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा, हम लोग को अगर देखा जाए तो 2007-8 में हम लोग हाई स्कूल पास, 2007 से हम लोग साथ में हैं, देखा जाए तो कम से कम हो गया आपका 11-12 साल हो गए साथ में, तो काफ़ी दोस्ती रही है। तो ज़रूर बताइए कि क्या उसमें चेंजिंग करके हम स्टूडेंट के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लोगों का इस तरह से आपने सेवा भाव से काम करना स्टार्ट किया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, समझ लीजिए आपके लिए, कि आप लोगों से जुड़े हुए हैं और आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत कम लोगों के पास होता है। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं कि मैं खुद नहीं कर पाता हूं, ये इनकी उपलब्धि है कि ये इतना कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपसे क्या, आपसे बदले में कुछ नहीं, बस एक थोड़ा सा छोटा सा सपोर्ट मांग रहे हैं। और मेरा कहना ये है कि काफ़ी अच्छा आपने काम किया है, आपके वीडियोस जिस हिसाब से आ रहे हैं हम देखते रहते हैं, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आप इसको कंटिन्यूसली रखिए, अनवरत रखिए, डेफिनेटली सफलता तो मिलेगी ही, वो जीवन का हिस्सा है, बस किस जगह रखा है, किस रास्ते पे है, कितनी दूर चलना पड़ेगा। कुछ जगह बच्चों के प्रश्न भी आते हैं कि डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, लेकिन कहा जाता है ना अभी कि जो संसाधनों का अभाव में
अभी वो चीज़ें नहीं की जा सकती, और कहा जाता मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। तो वो सब भी चीज़ें आएंगी, टाइम होगा आएगा तो उसको भी करा जाएगा आप सभी के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो पाए। तो उसमें आप ज़रूर बताइए कि उसमें क्या कमियां हैं, और धन्यवाद देना चाहेंगे हम इनको। कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका सिलेक्शन हुआ। धन्यवाद सर आपका भी। और ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर इनसे मुलाकात होती रहेगी हम सभी का, और ज़रूर आपको बताते रहेंगे। और ये हमेशा से जुड़े हैं हमसे, जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। और कोई भी आपका क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि फिर इन्हें नेक्स्ट वीडियो में ला करके आपका जो आंसर हम खुद रिप्लाई करेंगे आपको कमेंट बॉक्स में। आप क्वेश्चन पूछिए, हम जहाँ तक टाइम मिलेगा, हमको जब भी टाइम मिलेगा हम खुद उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।